बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला दो। सरस्वती जी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया। सास बोली, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? बहू ने कहा, चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। यह बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। पता नहीं मेरे से क्या दिक्कत है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं। जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे अखिलेश के लिए सरस्वती जी ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद रीतु को अपनी बहू के रूप में चुना था। दूध की तरह गोरी और बीकॉम तक पढ़ी सर्वांग सुंदरी रीतु को देखते ही सरस्वती जी उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही सबको यह बोल दिया था कि मेरी बहू बनेगी तो रीतु ही, अन्यथा अखिलेश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह सरस्वती जी ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह रीतु से कर दिया था। रीतु अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। इसीलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन चलता था। बचपन से रीतु को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो सरस्वती जी के परिवार में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर रीतु के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। सरस्वती जी के पति राम प्रसाद जी एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी सरस्वती जी अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे अखिलेश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय अखिलेश एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। अखिलेश को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। अखिलेश जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है। इसीलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ रीतु को देकर बाकी पैसे अपनी मम्मी को हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो रीतु ने यह सब देखकर सहन कर लिया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद रीतु ने पहले तो अपने पति पर रौब दिखाना शुरू कर दिया और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास सरस्वती जी से बात बात पर झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने सरस्वती जी की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में रीतु के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी न रहा। अब सरस्वती जी की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। राम प्रसाद जी एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के कारण दोनों को कुछ भी कह नहीं पाते थे। राम प्रसाद जी पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसीलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया करते और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे। इसीलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। अखिलेश की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। लेकिन रीतु के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर रीतु रात दिन अखिलेश के कान भरने लगी थी कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी
उसे या तो वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब अखिलेश ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में रितु बाल बिखेरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। अखिलेश ने उससे पूछा, आज क्या हुआ? इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती है क्या? शेरनी की तरह गुर्राते हुए रितु ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृतांत रितु ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सह सकता है पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। अखिलेश ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही रितु के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर अखिलेश घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला, माँ मैंने अलग मकान देख लिया है और रितु के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज़ में अखिलेश से कहकर सरस्वती जी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वे अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद अखिलेश जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। सरस्वती जी की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखे। शाम को जब रामप्रसाद जी ऑफिस से आए तब उन्हें अपनी पत्नी सरस्वती जी से सारी जानकारी मिली। रामप्रसाद जी को दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी, यह सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना भी नहीं खाया। अखिलेश और रितु को गए हुए करीब 1 साल हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घर में दीप जलाए जा रहे थे, पर सरस्वती जी और रामप्रसाद जी दोनों उदास बैठे थे। अतीत की यादों में खोए थे, क्योंकि उनका एक लौता बेटा था। जब वह घर छोड़कर जा चुका था तो वह त्यौहार किसके लिए मनाती? उनमें त्यौहार को लेकर न कोई उत्साह था न कोई उमंग। शाम को सरस्वती जी ने केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद रामप्रसाद जी को ऑफिस भेजकर सरस्वती जी बच्चों को पढ़ाने चली गई, और जब वे शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई जो उन्हें जानती थी, पर सरस्वती जी उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री ने सरस्वती जी को नमस्ते किया, फिर बताया कि रितु व अखिलेश उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज रितु की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि अखिलेश यहाँ है नहीं और रितु की डिलीवरी होने वाली है। सरस्वती जी ने जब उस औरत से यह पूछा कि रितु के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल में गए हैं, तो उसने वर्मा नर्सिंग होम का नाम बता दिया। सरस्वती जी जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से वर्मा नर्सिंग होम चली गई। वहां जाकर जब रितु के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसीलिए डॉक्टर रितु को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि रितु के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। सरस्वती जी नर्स से जब रितु के बारे में पूछ रही थी तब वहीं पर रितु के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि यह औरत शायद अखिलेश की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर सरस्वती जी को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। सरस्वती जी ने भी उन्हें बता दिया कि रितु उनकी बहू है। सरस्वती जी उस नर्स
के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई और डॉक्टर विमला भाटिया को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि रितु उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 10,000 रुपये जमा कर लें, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन शुरू कर दें, मुझे किसी भी हालत में जच्चा व बच्चा स्वस्थ चाहिए। डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप यह पैसा काउंटर पर जमा करा दें और रसीद प्राप्त कर लें। डॉक्टर के पास से आकर सरस्वती जी ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा करा दिया। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर जाकर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक नर्स सरस्वती जी के पास आकर बोली कि रितु के साथ कौन आया है? तो उसकी सास बोली, मैं हूँ। नर्स ने कहा, बेटी हुई है, और नर्स ने उसे बच्ची को लाकर सरस्वती जी को दे दिया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूमा और अपने पति से कुछ इशारा किया। रामप्रसाद जी ने 500 रुपये का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद रितु को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास के पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। सरस्वती जी वहीं एक बेंच पर बैठ कभी बच्चे को तो कभी रितु को देखती रही और पति को घर भेज दिया। करीब 4.5 घंटे बाद रितु को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास सरस्वती जी उसके पास बैठी हैं और उनकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होंगी तो ऐसी ही होंगी, सरस्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, रितु, जब तुझे लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही अस्पताल पहुंच रही हैं, पर अभी तक न खुद आई हैं और न ही तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी, अभी तक सरस्वती जी ने कुछ नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी, कभी रितु का सिर दबाती तो कभी बच्ची के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इसी तरह सारी रात ऐसे ही कट गई। सुबह रामप्रसाद जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से ज्यों का त्यों बना हुआ रखा है। घर जाओ और रितु के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना। तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। रितु के बगल वाले बेड पर भी एक औरत का ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब रामप्रसाद जी वार्ड से बाहर चले गए तब वह औरत अपनी जगह से उठकर रितु के बेड के पास आई और कहने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं। बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही हैं। रितु बोली, ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? वह औरत आश्चर्य से रितु का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती हैं जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही हैं? बेटी, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा लगाकर नहीं मरेगी, और कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी बेटा, कभी अपनी सास को तकलीफ़ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना, और बेटी सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और
कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।